हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज़ द लॉन्गेस्ट बोन। ए हिप बोन, बी स्कैपुला, सी टार्सल बोन एंड डी फीमर बोन। ठीक है, इसमें से कौन सा बोन जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होगा? ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इनमें से कौन सा बोन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हिप बोन क्या होता है। हिप बोन जो होता है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक बोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बड़ा और फ्लैट बोन होता है। ठीक है, ये बड़ा तो होता है लेकिन ये फ्लैट बोन होता है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट बोन के कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट जो होता है स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला को हम लोग और क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन के नाम से भी जानते हैं, शोल्डर बोन। ठीक है, स्कैपुला को हम शोल्डर बोन के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक फ्लैट बोन है और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, लेकिन ये भी क्या नहीं होता? लॉन्गेस्ट बोन नहीं होता। नेक्स्ट जो है टार्सल बोन। टार्सल बोन जो होते हैं वो छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो फुट एंकल रीजन में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है फीमर। फीमर जो होता है, फीमर ये थाई बोन होता है। ठीक है, फीमर कौन सा बोन होता है? थाई बोन। ये थाई में प्रेजेंट रहता है, इसे थाई बोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होता है फीमर बोन। ठीक है, और इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 45 सेंटीमीटर जो होता है इसका लेंथ होता है फीमर बोन का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर डी, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज ए 5 to 6 लीटर, बी 4 to 5 लीटर, सी 3 to 4 लीटर एंड डी 6 to 7 लीटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड का कितना होता है, कितना ब्लड जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। तो एडल्ट में नॉर्मली अगर ब्लड हम लोग देखें तो कितना रहता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर जो होता है नॉर्मल एडल्ट में जो रहेगा ब्लड प्रेजेंट रहता है। फीमेल में क्या रहता है? मेल के अकॉर्डिंग क्या रहता है? थोड़ा कम रहता है। फीमेल में कितना होता है? फीमेल में ये जो ब्लड होता है वो हो जाता है 4.5 से 5 लीटर। 4.5 से 5 लीटर रहेगा। ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम जो होता है बॉडी वेट का अप्रॉक्स कितना होता है? ब्लड वॉल्यूम टोटल बॉडी वेट का कितना होता है? 7 to 8% जो होता है वो ब्लड वॉल्यूम रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, 5 to 6 लीटर। क्लियर है? तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, an insect which transmits a disease is called A intermediate host, B parasite, C vector and D prey। ठीक है, ऐसा इंसेक्ट, ठीक है, an insect which transmit a disease is called, जो डिजीज ट्रांसमिट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वन बाय वन कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले इंटरमीडिएट होस्ट, वो होस्ट जिसमें पैरासाइट का कुछ पार्ट ऑफ साइकिल जो रहता है होता है। एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो या इज इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है पैरासाइट। पैरासाइट जो होते हैं वो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर क्या करते हैं? उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया टैपवर्म हो गए या लाइज हो गए, ये सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है
वेक्टर, वेक्टर क्या करता है, वो इंसेक्ट जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या आएंगे इसमें, मॉस्क्यूटो हो गए, सैंड फ्लाई हो गए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है प्री, प्रे जो होता है इसमें जिस जिस एनिमल का दूसरा एनिमल, प्री मतलब क्या होता है, जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, क्लियर है, तो उसको हम लोग प्रे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आंसर सी, वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड वाया एयर, ए स्वाइन फ्लू, बी टाइफॉइड, सी कॉलेरा एंड डी मलेरिया। इसमें से कौन सा डिजीज जो होता है वो एयर में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसके कारण होता है, H1N1 वायरस, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, H1N1 वायरस जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या है, एयरबॉर्न या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये एयर से या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। नेक्स्ट टाइफॉइड, टाइफॉइड क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर, जिसको हम फीको ओरल रूट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कोलेरा, कोलेरा जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड, जैसे कि टाइफॉइड था फीको ओरल रूट, वैसे ही ये भी क्या होता है, स्प्रेड होता है। अब मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के बाइट करने से स्प्रेड होता है, ये एयर से स्प्रेड होने वाली डिजीज नहीं है। तो यहाँ पे एयर और ड्रॉपलेट स्प्रेड होने वाली डिजीज जो है वो है स्वाइन फ्लू। क्लियर है, स्वाइन फ्लू। अब स्वाइन फ्लू का हमने जैसे कि देखा H1N1 वायरस जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट डिटेक्शन इसका जो हुआ था स्वाइन फ्लू का वो हुआ था 2009 में। 2009 में स्वाइन फ्लू जो था वो पेंडेमिक हो गया था, ठीक है, पेंडेमिक कंडीशन इसकी आई हुई थी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट। जब इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके कफिंग या फिर स्नीजिंग से ये क्या होता है, दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकता है। क्लोज कांटेक्ट हो गया, कंटामिनेटेड सरफेस, इन सारी चीज़ों से ये स्प्रेड होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो बेसिकली होता है 1 to 4 डेज का, 1 to 4 डेज का जो होगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट के में सडन क्या होगा, फीवर होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी एक, फटीग, ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या था, क्या है, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स रेंज बिटवीन A 7 to 17 days, B 10 to 21 days, C 14 to 21 days 28 days और D विदिन 7 days। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है चिकन पॉक्स का, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। तो बेसिकली जो चिकन पॉक्स है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 21 डेज के बीच होता है, ठीक। एवरेज इसको मानते हैं 14 डेज। मतलब वायरस के एक्सपोजर के बाद 2 से 3 हफ्ते में सिम्टम जैसे कि फीवर हो गया, रैश हो गए, वेसिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो अपीयर होती है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट होता है वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है इसका चिकनगुनिया का कॉजेटिव एजेंट है, जिसको VZV भी बोलते हैं। ये जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न होता है या फिर ड्रॉपलेट या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है। चिकन पॉक्स को हम वेरिसेला भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम वेरिसेला भी होता है। क्लियर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ लिया कि किस एयरबॉर्न होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, इसमें माइल्ड फीवर देखने को मिलता है, मैलेस मतलब पूरे बॉडी में पेन होगा, हेडेक होगा। रैसेस जो होते हैं वो स्टेज बाय स्टेज आते हैं। सबसे पहले मैक्यूल होगा, पैप्यूल होंगे, वेसिकल होंगे, पोस्ट्यूल्स होगा और क्रस्ट होंगे। इसमें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये
ये है स्टेज बाय स्टेज इसका जो होगा, स्टेज 1 में क्या होता है, मैक्यूल, मैक्यूल रहेगा स्टेज 1, ठीक है। इसमें द रेसेस स्टार्टेड एज फ्लैट रेड स्पॉट लास्ट फॉर 1 to 2 days, ठीक है। रेसेस जो होते हैं स्टार्ट होते हैं 1 to 2 days में, और इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, ये क्या रहते हैं, फ्लैट रहते हैं और इसमें रेड स्पॉट रहते हैं। स्टेज 2 में क्या देखने को मिलेगा, पैप्यूल्स, ये जो दिख रहे हैं ये पैप्यूल्स, क्लियर है। द स्पॉट्स बिकम हार्ड राइज बम्प्स, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, राइज होने लगेंगे। नेक्स्ट है स्टेज 3, वेसिकल्स, इसमें क्या होता है, द बम्प्स गेट लार्जर, दे लुक लाइक ब्लिस्टर्स फिल विथ फ्लूइड, मतलब ये ब्लिस्टर जैसे दिखने लगेंगे, जैसे कि उसमें क्या है, फ्लूइड फील हो जाते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा पोस्ट्यूल्स, पोस्ट्यूल्स जो होते हैं द ब्लिस्टर्स फिल विथ पस, अब जो ब्लिस्टर है उसमें पस क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे 5 to 7 days में। स्टेज 5 में क्या देखने को मिलेगा, स्कैब्स, स्कैब्स में क्या होगा, इसमें क्या रहता है, द स्पॉट्स क्रस्ट ओवर एंड फॉर्म स्कैब्स, ठीक है, लास्ट फॉर 1 to 14 days। ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्या होगा, अलग अलग जो स्टेज पे जो रेसेस होते हैं वो बॉडी में चिकन पॉक्स में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है। तो जनरली इंक्यूबेशन पीरियड कितना बताया गया है, 10 to 21 days, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, ये हमने देख लिया था, ये रिपीट क्वेश्चन है, 10 to 21 days। विच इज द ऑर्डर ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन का ऑर्डर क्या है, एनाफेस, टीलोफेस, मेटाफेस, प्रोफेस, बी मेटाफेस, प्रोफेस, टीलोफेस, एनाफेस, सी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, एंड डी टीलोफेस, एनाफेस, प्रोफेस एंड मेटाफेस, ठीक है। तो देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले प्रोफेस, प्रोफेस जो होता है इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस होते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं। नेक्स्ट होता है मेटाफेस, मेटाफेस में क्रोमोसोम्स जो होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। एनाफेस में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटाइड जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ क्या होते हैं, खींचते हैं। और नेक्स्ट टीलोफोज फेज जो होता है इसमें क्रोमेटाइड्स जो होता है पोल्स पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है, क्लियर है। और एक और होता है साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं के दो डॉटर सेल क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इमेज के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये है सबसे पहले इंटरफेस, प्रोफेस, प्रोफेस में क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है मेटाफेस, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट सेंटर, यहाँ पे देखो सेंटर में आ गए हैं, अरेंज हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एनाफेस, सिस्टर क्रोमेटाइड अपोजिट पोल की तरफ क्या होते हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ, पहले सेंटर में आए, अपोजिट पोल की तरफ अब खींच रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, टीलोफेस, क्रोमेटाइड जो होते हैं पोल पर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पोल पे पहुंच के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा क्या हो जाती है, बन जाती है। अब नेक्स्ट है साइटोकाइनेस, साइटोकाइनेस में क्या होता है, साइटोकाइनेस डिवाइड होके क्या करते हैं, दो डॉटर सेल क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा राइट आंसर क्या होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले प्रोफेस, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, मेटाफेस, उसके बाद एनाफेस एंड देन टीलोफेस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोन इज द रिजर्वायर ऑफ ए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बी कार्बोनेट एंड आयरन, सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड डी मैग्नीशियम एंड निकेल। ठीक है, बोन जो होता है वो किसका रिजर्वायर होता है इनमें से। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से बोन किसका रिजर्वायर है, तो बोन जो होता है, बोन इज द मेजर रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का को ये सबसे ज़्यादा रिजर्वायर करता है, स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, अबाउट 99%, about 99% of body calcium and 85% of phosphorus are stored in bone and teeth। ठीक है, 99% कैल्शियम और 85% फॉस्फोरस जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, बोन में और टीथ में। ये मिनरल जो होते हैं यही क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं बोन को, और ये मेंटेन करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को जितना नीड होता है। ठीक है, जब भी ज़रूरत होता है तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को भी क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी ल्यूकोसाइट्स एंड डी प्लाज्मा। रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम क्या बोलते हैं, तो जनरली हमको मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि रेड ब्लड सेल मतलब हम किसको बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक, इरिथ्रोसाइट्स को भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट O2 एंड रिमूव CO2, ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, लाइफ स्पान इसका कितना होता है, 120 डेज। हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने ये सॉल्व किया था। प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, रेड बोन मैरो से, रेड बोन मैरो। ये कुछ पॉइंट थे इसके रिगार्डिंग। अब जैसे कि ट्रिक है हमको याद करना है, ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि हम किस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी के लिए होता है, आरबीसी। ठीक, ये क्या करता है, O2 ट्रांसपोर्ट करता है, O2 ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट क्या करता है, WBC, WBC भी बोलते हैं इसे। ये डिफेंस के लिए होता है, डिफेंस। ठीक है, ये किसके लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है, SE, डिफेंस। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट ये किस चीज के लिए होता है, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स के लिए होता है। इसे हम ये किस क्या फंक्शन होता है मेन इसका, क्लॉटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा इसमें क्या होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ये क्या होता है, जो ब्लड में फ्लूइड पार्ट होता है वो होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इजी ट्रिक,
ठीक है, आप इजी ट्रिक है ये, आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं इस इजी ट्रिक से। इरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट, प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इजी वन लाइन में शॉर्ट में बना के आप इसे याद कर सकते हैं, ताकि बार बार भूल जाते हैं हम तो इससे रिमेंबर कर सकें। क्लियर है? तो कौन सा क्वेश्चन देख, हाँ, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आंसर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a communicable disease? A. Malaria, B. Diabetes, C. Hypertension and D. Hyperlipidemia। इसमें से कौन सा डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है? तो ना हम जनरली हमको पता है कि कौन से डिजीज जो होते हैं वो कम्युनिकेट होते हैं। तो मलेरिया इज अ communicable disease because it spread from one person to another through the bite of female anopheles, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे। ठीक है, तो मलेरिया क्या है? कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है। डायबिटीज कम्युनिकेबल है? नहीं, डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल होता है। डायबिटीज जो होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये स्प्रेड नहीं होता वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हाइपरटेंशन भी नॉन कम्युनिकेबल होता है, ये लाइफस्टाइल या फिर वस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसके कारण जिसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है नॉर्मल से। हाइपरलिपिडीमिया भी नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, एक्सेस ब्लड लिपिड हो जाता है मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होने के कारण। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय snake bite, B. consumption of contaminated food and water, C. mosquito bite and D. इंसुलिन डिफिशियंसी। ठीक है, डेंगू जो होता है वो किससे होता है? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ फीमेल एडिस, बाइट ऑफ फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, एडिस मॉस्क्यूटो। ठीक है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ये क्या है, एक टाइप का वायरल डिजीज है। इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? इसमें हाई फीवर देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब कि बिहाइंड द आई पेन रहेगा, मसल और जॉइंट पेन रहेगा। ठीक है, इसमें जैसे कि ब्रेक बोन, जैसे हड्डी के टूटने जैसा जो फीवर रहता है वो फीवर इसमें देखने को मिलेगा, रैसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे राइट आंसर होगा मॉस्क्यूटो बाइट से हमको क्या देखने को मिलता है? डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्स? कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, बी ड्रॉपलेट, सी फूड बॉर्न एंड डी इंसेक्ट बाइट। मम्स का ट्रांसमिशन अब कैसे होता है? मम्स जो होता है स्प्रेड फ्रॉम अन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग। ठीक है, इससे ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सलाइवा। क्लियर है? ठीक है, और इसका कॉजिटिव एजेंट क्या होता है? मम्स वायरस। मम्स वायरस जो होता है इसका कॉजिटिव एजेंट होता है, जो किस फैमिली की होती है? पैरामिक्सोवायरस फैमिली, पैरामिक्सोवायरस फैमिली से जो रहता है ये होता है। टारगेट ऑर्गन इसमें कौन कौन से होते हैं? टारगेट ऑर्गन जो होते हैं इसमें होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो टारगेटेड ऑर्गन जो इसमें होते हैं सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मम्स कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि एयर के थ्रू ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ड्रॉपलेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which is the only tissue present in cardiovascular system? A. Cartilage. B. Cardiac muscle. C. Smooth muscle. D. Neuroglia tissue. इसमें से कौन सा जो है वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट रहता है? द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स, ठीक है, इससे क्या होता है, ये मिल के बनता है। हार्ट में कौन सा मसल टिश्यू होगा? कार्डियक मसल टिश्यू, जो कि क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इनवॉलेंट्री और स्ट्रेट मसल्स होते हैं। क्लियर है? ब्लड वेसल्स मोस्टली इसमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ओनली टिश्यू जो हार्ट में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? कार्डियक मसल। क्लियर है? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी रिब्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने जो रिब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ए 12, बी 12 पेयर्स, सी 24 पेयर्स एंड डी 14 पेयर्स, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर 24 रिब्स। कितने रिब्स होते हैं? 24 रिब्स। और अगर इसे पेयर में बोले तो 12 पेयर, 12 पेयर्स। क्लियर है? तो टोटल रिब्स जो होते हैं वो 12 पेयर में होते हैं और 24 बोन्स होते हैं, जिसमें से ट्रू रिब्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? ट्रू रिब्स जो होते हैं फर्स्ट से सेवेंथ पेयर, जो फर्स्ट से सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स होता है ये होता है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स जो डायरेक्ट अटैच होते हैं किससे? स्टर्नम से, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स कहाँ से कहाँ से तक होते हैं? 8th to 10th पेयर। 8 टू 10th पेयर जो होंगे वो कौन से रिब्स होंगे? फॉल्स। ये इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, अटैच टू स्टर्नम वाया 7th रिब। क्लियर है? अब फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं वो 11th और 12th पेयर जो होता है, 11th 12th पेयर ऑफ रिब्स जो होता है उसको वो फ्लोटिंग रिब्स के अंदर आते हैं, जो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते, ये अटैच नहीं होते हैं स्टर्नम से, ठीक है। क्लियर है? तो टोटल 24 रिब्स में 3 पार्ट में डिवाइडेड, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? 12 इन पेयर एंड 24 इन नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The normal blood pressure of a healthy human should be। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक हेल्दी ह्यूमन का कितना होता है? ठीक है, तो जनरली जैसे हम सब जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mm Hg जो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें 12 mm Hg जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये प्रेशर जो होता है तब अराइज होता है जब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? 80 mm Hg ये क्या होता है? ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये तब अराइज होता है जब हार्ट क्या होगा? रिलैक्स होगा। ठीक है, तो अब हम जनरल इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 120/80। प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन हम कब बोलते हैं? प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे? जब ब्लड प्रेशर जो होगा वो सिस्टोलिक 120 से 139 चला जाएगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है वो 80 से कितना चला जाएगा? नीचे लिख लेते हैं। वन 139, और डायस्टोलिक जो है वो कितना चला जाएगा? 80 to 89 mm ऑफ Hg। क्लियर है? ये प्री हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम कब बोलते हैं? हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर मोर देन 142 कितना 90 mm ऑफ Hg हो जाएगा, 90 mm ऑफ Hg हो जाएगा। हाइपोटेंशन कब बोलते हैं? हाइपोटेंशन
हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर 90/60, ठीक है, 90 बाय लेस देन 90/60 mmHg। क्लियर है? तो ये है कुछ कैटेगरीज ब्लड प्रेशर के, कि कब हम प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे, कब हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, कब हम हाइपोटेंशन बोलेंगे और कब हम नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल क्या होता है? 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक जब हार्ट क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 80 डायस्टोलिक जब हार्ट क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आंसर ए। क्लियर है? क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।